how you can maximize your score इन पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। पेपर 1 और पेपर 2 को आपको समझना है कि कितना कहां पे चाहिए। एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अभी तक जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले सिलेबस पढ़ा, फिर सिलेबस के बाद टॉपिक्स पढ़े, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन हैं उनके लिए सोर्सेस पढ़े, फिर पीवाईक्यूज लगाए। अब आपको क्या करना है, दिस एग्जामिनेशन इज एमसीक्यू बेस्ड, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपको यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन, जहां पे आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एंड ऑल्सो कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या लास्ट मिनट की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगले 60 दिन यानी 2 महीने की जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो आपको कैसे प्लान करनी है, वो स्ट्रैटेजी कैसे आपके नेट से जेआरएफ के सफर में आपको हेल्प कर सकती है। So I, Chandni Mulchandani, your faculty for Paper 2 Political Science, welcome you all on PWUGC Net. चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हमारा कि आखिर आपको कितना स्कोर चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। Dear students, if you are planning to appear for the examination of political science in June 2025, अभी जिस समय ये वीडियो आप तक पहुंचेगा हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, तो हम मान के चलते हैं कि नोटिफिकेशन आने के और एग्जाम कंडक्ट होने के बीच आपको लगभग 60 दिन का जो टाइम है वो मिलेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका एग्जाम जो है वो अभी से 60 दिन में होगा। तो अगले 60 दिनों में आपको क्या करना है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने उन्हें दी थी, 6 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं आपको दे चुकी हूँ जब आपका पिछला अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ था, तो वो स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स इस वीडियो की मदद से एक बूस्ट ले सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो अभी सोच रहे हैं, श्योर नहीं है क्या करना है, एग्जाम देना है नहीं देना है, उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्प में आने वाली है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है 235 प्लस मार्क्स। आप कहोगे मैम एक सवाल होता है 2 नंबर का, तो 235 प्लस आपने कैसे लिखा है? यू आर करेक्ट। सी, पिछली बार के कट ऑफ की अगर हम बात करें, लास्ट एग्जाम दिस वॉज ऑल टाइम हाई, 234 मार्क्स जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए। तो हम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, हम टारगेट लेकर के चलेंगे 235 प्लस, दैट इज 236 मार्क्स का एटलीस्ट। जब हम 236 मार्क्स का टारगेट लेंगे तभी हम जेआरएफ को हर कंडीशन में अचीव करने के लिए समक्ष हैं, अभी के कट ऑफ के बेसिस से, है ना। हमारी कैटेगरी जो भी है, हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ में नहीं जाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा हाई हमें सेट करना है एंड अचीवेबल एज वेल। अगर हम 236 मार्क्स की बात करते हैं, हमारा टारगेट स्कोर है, तो लेट्स से पेपर 1 का जो आपने टारगेट रखा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, जहां पे आपको 70 नंबर लेकर के आने हैं। एंड पेपर 2 में आपका जो स्कोर है वहां पे आपको लगभग 83 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तभी आपको 166 मिलेंगे and that will help you to get a total score of 236. आप 2-3 क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 में अपने हिसाब से, अपने स्कोर के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एंड वैसे भी वहां पे अटेम्प्ट तो सारे करोगे, वहां पे बहुत ही आपके जो इक्वेशंस हैं इस कैलकुलेशन के वो वेरी कर सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 को आपको समझना है कि कितना कहां पे चाहिए। एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। नाउ हमें क्या करना है, हमें अगले 60 दिन में क्या करना है, मैं आपसे कहूंगी यहाँ पे आप रिवर्स टेक्निक का प्रयोग करें। अभी तक जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले सिलेबस पढ़ा, फिर सिलेबस के बाद टॉपिक्स पढ़े, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन हैं उनके लिए सोर्सेस पढ़े, फिर पीवाईक्यूज लगाए। अब आपको क्या करना है, आपको पहले पीवाईक्यूज लगाने हैं जी। फोकस ऑन एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, आपका फोकस होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग पर, आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाने पे, पीवाईक्यूज मैपिंग पे, और पीवाईक्यू मैपिंग से आपको हिट टॉपिक्स निकालने हैं। आपको एक मिनी सिलेबस तैयार करना है, कहां से? पीवाईक्यूज की मदद से। एक सिलेबस एनटीए ने आपको दिया है, एक सिलेबस आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आप अपना खुद का तैयार करोगे कि किस यूनिट के किस टॉपिक से कहां से सवाल आ रहे हैं। फिर उस सिलेबस को जो आपने पीवाईक्यू मैपिंग और हिट टॉपिक्स की मदद से निकाला है उसको आपको पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको उसको पढ़ना है। पीवाईक्यू मैपिंग कैसे करनी है?
2 घंटे आपको कम, अगर आप लेट्स से मान के चलते हैं 2 घंटे आप पेपर सॉल्व करने में लगा रहे हो, तो 2 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाओ। समझो किस यूनिट से किस तरीके के सवाल आए हैं, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगा है या फिर कौन से फैक्ट को आपको याद करना है। आप हिट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर उन हिट टॉपिक्स को रीड करेंगे एंड एक पैटर्न को स्पॉट कर पाओगे। जब बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा लोगे ना, दिस एग्जामिनेशन इज एमसीक्यू बेस्ड, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपको यहाँ पे क्या पैटर्न से एग्जामिनर सवाल दे रहा है। आप एक एनटीए एग्जाम का पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज लाइफ में अपने को प्रैक्टिस से आती है। किसी चीज को आप बार बार रेपिटेटिव करोगे, तो रेपिटेटिव करने पे क्या होगा, यू विल कम टू नो दैट रेपिटेटिव करने पे आपकी आदत बन जाएगी। जब बार बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी आदत बन जाएगी, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन और टू आइडेंटिफाई द एलिमिनेशन मेथड से जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में। नाउ प्रिपेयर लास्ट मिनट रिविजन लिस्ट एज वेल। इसके साथ साथ जो थीम्स रेपिटेटिव हैं, इस हिट लिस्ट में से भी जो थीम्स रेपिटेटिव हैं, जो बहुत फैक्चुअल लग रही हैं आपको, उसके लिए एक अलग से आप शॉर्ट रिवीजन की एक टेबल बना लो कि मुझे ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं आखिरी मोमेंट पे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। यहाँ से बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत फैक्चुअल कंटेंट है, अभी नहीं रट सकता मैं इसको एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले देखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने। अब हम बात कर लेते हैं अभी से आप अपने 60 दिनों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 10 दिन, अगले 10 दिन पीवाईक्यूज लगाइए। कितने पीवाईक्यूज लगाएंगे, एक दिन में कम से कम 2 पेपर लगा सकते हैं। 3 घंटे का एक पेपर, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 6 घंटे। 6 घंटे के पेपर लगाने के बाद 2-2 घंटे का एनालाइज या 1.5-1.5 घंटे का एनालाइज हम कहें, तो रोज लगभग आप 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। पीवाईक्यूज लगाइए। ठीक है, 10 सालों के, मोर और लेस 8 से 10 सालों के मैं कहूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज लगाने के बाद आपको फोकस करना है डे 11 से लेकर के डे 40, यानी अगले 30 दिन, अगले 1 महीने तक, कि आपने जो एक टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की है उससे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। वो जो आपने सिलेबस तैयार किया है, वो सिलेबस को पढ़ लीजिए, उस सिलेबस को कवर कर लीजिए। कहां से करेंगे, आपके पास सोर्सेज हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो वो, या फिर यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, इग्नू के नोट्स रेफर कर सकते हो, वो भी फ्रीली अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई बुक है तो आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। सिलेबस के कंप्लीशन के बाद 41 से 50 रिविजन और प्रैक्टिस को देना है। जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज को फिर से लगा के देखिए एंड 51 से 60 टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ये 20 दिन आप सिर्फ और रिवीजन प्रैक्टिस को दोगे। मॉक्स लगाना चाहो, टेस्ट लगाना चाहो, पीवाईक्यूज और लगाना चाहो, आपके ऊपर है, बट ये लास्ट के 20 दिन आप एक्चुअली रिवीजन और प्रैक्टिस को दोगे। ये मैंने अलग क्यों लिखे हैं लास्ट के 10 दिन, क्योंकि यहाँ पे आपको नथिंग न्यू यू हैव टू रेफर टू, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हाँ, टेस्ट जरूर लगाने हैं। आई नो जो स्टूडेंट शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहती हूँ कि एग्जाम से 1 हफ्ता पहले कुछ नया मत पढ़ना, वरना आप परेशान हो सकते हो। बट आपको यहाँ पे नए टेस्ट लगाने पड़ेंगे बिकॉज यू आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो टेस्ट लगाने हैं, बट टेस्ट से अपने मोराल डाउन होने मत देना, क्योंकि अगर मोराल डाउन हो गया तो पीछे जो मेहनत करी है ना, वो सारी की सारी मेहनत में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, तो टेस्ट जरूर लगाना, बट टेस्ट को इसलिए लगाना ताकि आप एनालाइज करो, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर पाओ, जिसके बेसिस पे आप अपने आप की तैयारी को, अपनी तैयारी को और बूस्ट दे पाओ। एक और टिप देती हूं आपको, कुछ टिप्स। 3R की स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। व्हाट इज 3R स्ट्रैटेजी? रीड, रिवाइज, रिकॉल। आपने जो सिलेबस के टॉपिक की लिस्ट तैयार की है उसमें से आप पढ़ने बैठे। लेट्स से आपने जो पहला टॉपिक उठाया वो उठाया एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो आपके सामने क्या आया? एरिस्टोटल की सारी डिटेल्स, बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब पढ़ी। पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दो। बंद करने के बाद उन्हें रिवाइज करो। रिवाइज एज इन अपने मन में याद करो जो भी आपने पढ़ा। उनको चाहो तो रिवीजन के उसमें किसी नोटबुक में लिख लो फटाफट, अगर टाइम कम लग रहा है तो। चाहो तो कोई शॉर्ट फॉर्म लिख लो।
जैसे मैं आपको शेड्यूल याद कराती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक देती हूँ। फिर उसके बाद रिकॉल करो, मतलब पढ़ के तुरंत रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर पिछले टॉपिक को रिकॉल किया, याद किया। जब आप सोने जा रहे हैं तो आपने जो भी पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसे रिकॉल करना है, उसे याद करना है। When you are doing any activity, let's say आप अपने लिए चाय बना रहे हैं, you are walking to your room, या कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं विच इज नॉन अकेडमिक, मतलब आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उस समय आपके दिमाग में आप वो चीजें रिकॉल कर रहे हो। अगर कहीं भी भूल रहे हो, गो बैक टू योर बुक्स, रिफर टू योर बुक्स एंड फिर उसको तुरंत रिवाइज कीजिए। आप ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप छोटे छोटे एक पेज के नोट्स, माइंड मैप्स, टेबल्स बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है या फिर कहीं पे बने हुए हैं आपके सोर्सेज में, उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो आप रिविजन के लिए लास्ट के जो 20 दिन आप रिविजन करोगे वहां पे रिफर कर सको। एंड ऑल्सो जब मैंने आपसे कहा ना रीड, रिवाइज, रिकॉल, तो जब आपने पढ़ा उसके बाद मैंने कहा रिवाइज करो, तो रिवाइज में आप माइंड मैप बना सकते हो। पूरे माइंड मैप बना लोगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपके रिविजन, आगे के रिविजन के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। Understand the mindset of the examiner. Whenever you are solving PYQs, reading your syllabus, try to think that what would you have done if you would have been an examiner. आप एग्जामिनर होते तो इसमें क्या ट्रिक लगता है, ऐसा कुछ सोचिए। सोचने का समय नहीं है, मुझे पता है। कहोगे मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, एग्जामिनर बनने का फील कैसे लें। सो डोंट वरी, आपने क्या करना है, आपने PYQs जब लगाने हैं तो यू विल गेट टू नो दिस। आपके अंदर खुद ही एक माइंडसेट एग्जामिनर का, पेपर सेटर का डेवलप हो जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा PYQs लगाओगे। एक कीवर्ड का गेम समझना है, एलिमिनेशन मेथड का गेम समझना है, इसके बेसिस पे ही आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। आपको ये समझना है कि आपके थिंकर्स में कौन सी थिंकर की किस आइडियोलॉजी का क्या कीवर्ड है। कहीं पे कोई किताब की बात हो रही है, उस किताब का नाम अगर किसी थिंकर के थॉट से मैच नहीं हो रहा तो ये बुक उस थिंकर ने नहीं लिखी है। ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। हम PYQ सॉल्व भी करते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूँ यूट्यूब चैनल पे, यहीं पर। वहां पे हम PYQ सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैं वहां पर आपको बताती हूँ। तो इन सारी चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। एंड आप मुझसे बार बार कहते हैं मैम यूनिट वाइज डिविजन बता दो, कब कौन सी यूनिट पढ़ें। तो जो आप मिनी सिलेबस तैयार करोगे उसमें आप चाहो तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, बाकी आपके ऊपर है। इन यूनिट्स को आप इस प्रेफरेंस के साथ तैयार कर सकते हो। सबसे पहले यूनिट नंबर 7 पॉलिटी, IR IFP, उसके बाद फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिकल थ्योरी और WPT, फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो कि यूनिट नंबर 8 है, एंड फिर लास्ट में गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये यूनिट्स की हायरार्की आप फॉलो कर सकते हैं। और एक और टिप देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता कि अगली बार आपका पेपर कैसा आने वाला है, बट एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ मैं आपको। वो एक्स्ट्रा टिप ये है कि आप फैक्ट्स के सारे टेबल्स फटाफट PYQs देखोगे तो बना लेना। फैक्ट्स कौन से? प्रेसिडेंट्स की लिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट, लोकसभा स्पीकर की लिस्ट, लोकसभा सीट्स की लिस्ट, राज्यसभा सीट्स की लिस्ट। ये तो हो गई पॉलिटी की बात। IR में UN के सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट, WTO के सेक्रेटरी चेयरमैन जो है उनकी लिस्ट, ऐसे कुछ लिस्ट आपको मिलेंगे रेपिटेटिव। ये लिस्ट तैयार करके इनके निमोनिक्स बना के अपने दिमाग में रख लो। एंड अगर आप पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत को रेफर कर रहे हैं बुक को, तो M लक्ष्मीकांत बुक में जो टेबल्स दी हुई हैं उन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें जो टेबल्स दी हुई हैं, उन टेबल्स की जो लिस्ट है उनमें अलग अलग कमिटीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिए हैं जहां से सवाल आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिडन आपके क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट्स हम जनरली किसी बुक को पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं, वहां से आए हैं। जैसे कि कौन कौन से रिवर वाटर डिस्प्यूट पे ट्राइब्यूनल बने हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया है। तो क्रोनोलॉजी कहीं भी दिखे तो उसको निमोनिक्स के जरिए आप याद करने की कोशिश करो। एंड बाकी अगर ऐसी कोई लिस्ट आपको चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक की लिस्ट ढूंढने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, यू वांट मी टू हेल्प यू देयर, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। माई टेलीग्राम ID इज दिस। आप टेलीग्राम पे मुझे टॉपिक मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की लिस्ट अगर आपके पास है तो दे दीजिए। इफ आई हैव द प्रॉपर सोर्सेज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, चलिए, सो दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश कि आप पूरे अपने मोटिवेशन के साथ
पूरे अपने डेडिकेशन के साथ इन 60 दिनों का प्रयोग करें एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। थैंक यू सो मच।